फ्रेंड्स, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और ध्यान रखिएगा, जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, और आप वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स अपने नोट में अपने जहां आप नोट करते हैं वहां जरूर नोट कीजिए, सो डैट कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा फॉर ए टू हिंज आर्च, क्या बोल रहा है, टू हिंज आर्च इफ वन ऑफ द सपोर्ट सेटल डाउन वर्टिकली, ध्यान रखिएगा, देन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। इसमें दो तरह क्वेश्चंस पूछते हैं। एक पूछता है हमारा कि वन ऑफ द सपोर्ट सेटल डाउन वर्टिकली, या पूछ सकता है हमारा कि आपका सिमेट्रिकल फॉर अ सिमेट्रिकल टू हिंज आर्च, आपका अगर वन ऑफ द या आपका बोलेंगे इफ वन ऑफ द सपोर्ट्स ट्रांसलेट हॉरिजॉन्टली। ध्यान रखिएगा, इस दोनों के केस में आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डिक्रीज होता है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। आपका एक सॉल्व देखिए, हम दो तरह से करें इसको सॉल्व। मान लीजिए कि आपका ये आर्च है, क्या हमारा ये टू हिंज आर्च है हमारा, ठीक है ना, और आपका मान लीजिए अभी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ए है और हमारा बी है, तो ये एच ए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और ये हमारा एच बी हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और दोनों के बीच में स्पैन लेंथ क्या है हमारा एल। अब आपका मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि क्या होता है हमारा, डेल अमाउंट से क्या होता है हमारा, वर्टिकल सेटल होता है हमारा, ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। तो अब आपका ये जो आएगा हमारा, ये आपका इनिशियल था, और जैसे ही आएगा हमारा सेटल होगा हमारा, तो ये सेटल होगा, और आपका ये डेल आएगा हमारा। जैसे ही ये डेल आएगा तो यहाँ जो रिएक्शन जनरेट होगा वो नीचे की तरफ जनरेट होगा। क्या होगा हमारा, बी डैश और हमारा ए डैश, तो क्या होगा हमारा, नीचे की तरफ क्या होगा हमारा, जनरेट होगा, और इसके अपोजिट यहाँ ऊपर जनरेट होगा। तो आपका ये जो वी ए डैश है और वी बी डैश है हमारा, ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशंस। आपका वी ए डैश और वी बी डैश हमारा क्या कर रहा है हमारा, ट्राई टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शंस को में रोटेट करेगा, तो इसी को रोकने के लिए in order to counter check it, in order to counterbalance it, अगर क्या करेगा हमारा, काउंटर बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में H1 डैश एंड H2 डैश, HA डैश और HB डैश मान लो, will be developed in anti-clockwise directions, तो ये हमने लॉजिक से कर दिया, will be developed in anti-clockwise directions। अब आपका जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में डेवलप होगा हमारा, तो हम क्या देखेंगे यहाँ, हम देखेंगे यहाँ कि आपका जो रिएक्शन जनरेट हो रहा है हमारा, ये ऐसे हो रहा है, एच ए डैश, और आपका यहाँ क्या हो गया हमारा उल्टा, एच बी डैश। तो जिससे आपका नेट जो आएगा हमारा एच ए, वो क्या हो जाएगा, एच ए फाइनल जो आएगा हमारा वो क्या होगा, एच ए माइनस एच ए डैश, और एच बी फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, एच बी माइनस एच बी डैश। तो हम क्या देख रहे हैं हमारा कि क्या हो गया हमारा, डिक्रीज कर गया। क्या कर गया हमारा, डिक्रीज कर गया। अब आइए इसको हम लोग सेकेंड मेथड से करते हैं। किससे करते हैं हम लोग, सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। ये हमारा एनालिटिकली है हमारा, ठीक है ना। अब देखिए हमारा ये टू हिंज आर्च है, हम सेकेंड केस लेके चल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है हमारा,
इसमें आपका ट्रांसलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा? ट्रांसलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त? हमारा ट्रांसलेशन हो रहा है हमारा, ठीक है ना। अब आपका ये जो है हमारा, ये ट्रांसलेट कर गया, यहाँ क्या हो गया हमारा? ट्रांसलेट कर गया डेल अमाउंट से। और ये क्या हमारा? रोलर है। इसको हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, प्राइमरी आर्च बोलेंगे हमारा। क्लियर है ना? क्या हमारा? प्राइमरी आर्च है। अब देखिए ध्यान से, अब आपका यहां क्या होगा? हमारा मोमेंट जनरेट होगा, जिसको बोलेंगे एम नॉट। क्या बोलेंगे? एम नॉट। सो मोमेंट जो है हमारा वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में है। क्या हमारा? मोमेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ड्यू टू स्टैंडर्ड, ड्यू टू हमारा एक्सटर्नल लोड, ड्यू टू हमारा एक्सटर्नल लोड। अब आप जानते हैं कि हम मान लिए जो एक्सटर्नल लोड हमारा बी के पास, ठीक है ना, तो आप ड्यू टू एक्सटर्नल लोड इसको हटा दो, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। अब आपका क्या हमारा? एक्सटर्नल लोड के कारण, एक्सटर्नल लोड के कारण हमारा मोमेंट जनरेट हो रहा है एम नॉट। अब जैसी इस देखिएगा फिगर में बी हमारा बी डैश पे गया, क्या हो गया हमारा? जैसी हमारा बी डैश पे जाएगा तो वैसी हम क्या देखेंगे? एज बी गोज टू बी डैश, ठीक है ना। अब आपका ध्यान रखिएगा कि आपका जैसी बी टू बी डैश जाएगा हमारा, तो आपका क्या होगा? हमारा हमें अब चेक करना है कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या इंड्यूस हो रहा है, वो पहले से ज़्यादा है, पहले से कम है, या बराबर है। तो अब आप देखिए कि आपका एक्सटर्नल लोड के कारण ही तो हमारा डॉलर होने के कारण क्या होता? ट्रांसलेट हो रहा था। तो हम जैसा हम जानते हैं, आप पढ़े होंगे कि बी बी डैश को हम लोग लिख सकते हैं एम नॉट इंटू वाई इंटू डी एस अपॉन ई आई। कैसे लिखेंगे? यूनिट लोड मेथड से लिखेंगे, ठीक है ना। और आपको पता है क्या होता है? एम डी एस अपॉन ई आई होता है। अब आपका यहाँ स्मॉल एम क्या है हमारा? अब देखिए ध्यान से, आपने क्या किया? स्मॉल एम हमारा 1 इंटू वाई है। कैसे? कैसे? क्यों? क्योंकि हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं यूनिट लोड मेथड। तो हम क्या किए? हमने यूनिट लोड लगाया कहाँ? बी पे। और आपका वाई जो है हमारा एक तरह से क्या हमारा? राइज ऑफ द आर्च, ठीक है ना, ऑफ द आर्च at the section where moment is calculated, at the section where moment is calculated, ठीक है ना। at the section where moment is calculated, कहीं भी मान लीजिए, हम यहाँ मान लेते हैं, हम कहीं भी, ठीक है ना, यहाँ मान लेते हैं हमारा क्या? हमारा y है। तो अभी आप देखिए ध्यान से कि हमने जो आपका बी बी डैश है हमारा, वो कैलकुलेट हो गया हमारा एम नॉट इंटू वाई इंटू डी एस अपॉन ई आई। अब देखिए ध्यान से, अब आपका क्या है हमारा कि जो एच है हमारा, वो हमारा क्या है? हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स। जो बच्चे पढ़े होंगे पहले से, जो ऑलरेडी आर्च का पढ़ चुके होंगे कि यूनिट लोड मेथड कैसे अपनाते हैं, तो उन्हीं को ये चीज़ समझ में आएगा। जिनके लिए फर्स्ट टाइम हो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ कि वाई क्या है हमारा, कैसे यूनिट लोड मेथड अप्लाई करते हैं, एम डी एस अपॉन ई आई कैसे हुआ, डेल्टा कैसे दे रहा है, कैस्टिलियानो से दे रहा है, कैसे दे रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अब आपका मोमेंट जो होगा हमारा, वो यूनिट लोड के कारण क्या है हमारा? 1 इंटू वाई है। अब वही मोमेंट वहाँ यूनिट लोड की जगह पे अगर एच लग रहा है हमारा, एच लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एच इंटू वाई। अब आपका मोमेंट जो इंड्यूस होगा हमारा, मोमेंट इंड्यूस्ड बाय यूनिट हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो क्या हो जाएगा हमारा? 1 इंटू वाई अपॉन वाई, ठीक है ना। मोमेंट इंड्यूस बाय यूनिट हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो आप एक्चुअली इसी से आया हमारा। तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एच क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एच हमारा क्या हो गया? ये एच वाई एम हो गया हमारा, फिर छोटा एम क्या हो गया? स्मॉल एम हो गया वाई, और डी एस अपॉन ई आई, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया? एच वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई, ठीक है ना। अब
क्या है, हम अब लगा देंगे क्या, अब हम लगाएंगे, आप पढ़े होंगे पहले से कि आपको पता है कि लेट्स एज्यूम दैट द support yields by a quantity supports yield by a quantity delta, that is the support moves from B to B dash, सपोर्ट मूव कर रहा है B to B dash। इसका मतलब कि हमारा जो एच वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई जो हमने यहाँ निकाला है, क्या निकाला है हमने, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एच, वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा बी बी डैश माइनस डेल्टा आएगा, क्या आएगा, डेल्टा आएगा। अब आपका जो h होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, बी बी डैश माइनस डेल्टा अपॉन वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई। अब आपका बी बी डैश हमने अभी निकाला था, एम नॉट वाई इंटू डी एस अपॉन ई आई, क्लियर है ना। अब मैं बी बी डैश क्यों मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एच, तो ड्यू टू एच जो होगा हमारा वो ड्यू टू, अब हमने बी बी डैश जो कैलकुलेट किया था, देखिए यहाँ बी बी डैश जो कैलकुलेट किया था हमने, बी बी डैश क्या बोल रहा था हमारा, बी बी डैश बोल रहा था आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स, और आपका जो इल्ड कर रहा है, सपोर्ट्स अपने से इल्ड कर रहा है, वो क्या है हमारा डेल्टा है। मतलब कहने का कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो एच के द्वारा है वो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, एक्सटर्नल लोड्स के द्वारा है वो कितना सेंटीमीटर है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। तो आपका एक्सटर्नल लोड्स के द्वारा जो 10 सेंटीमीटर है हमारा, या हम बोलेंगे कि स्ट्रक्चर में लोडिंग लगने के बाद स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशंस के कारण जो आ रहा है हमारा 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण भी आएगा और साथ साथ सब यील्डिंग के कारण भी आएगा। इसका मतलब 5 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10, या हम लोग ये बोल सकते हैं 5 इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा। तो ये 5 है हमारा, ये 10 है हमारा, और ये हमारा क्या डेल्टा है, ये हमने यहाँ लिखा है, ठीक है ना। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि आपका बी बी डैश का हमने वैल्यू पुट कर दिया, एम नॉट वाई डैश अपॉन ई आई माइनस डेल्टा अपॉन वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई, ये हमने लिखा। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा उसको क्या लिख सकते हो, ई आई डेल्टा अपॉन वाई स्क्वायर, उसको बाइफरकेट कर दो, एम नॉट वाई डी एस अपॉन ई आई अपॉन वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई माइनस ई आई डेल्टा अपॉन वाई स्क्वायर डी एस। अब ध्यान रखिएगा एक तरह से हमारा कि ये जो वैल्यू है ये विदाउट यील्डिंग द सपोर्ट्स है, एक तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या है हमारा, थ्रस्ट ड्यू टू अनयील्डिंग ऑफ सपोर्ट, ड्यू टू अनयील्डिंग ऑफ सपोर्ट्स हमने पढ़ा होगा, ड्यू टू अनयील्डिंग ऑफ सपोर्ट्स, ड्यू टू अनयील्डिंग ऑफ सपोर्ट्स। तो ये जो आपका वैल्यू है इसमें से एक ई आई डेल्टा अपॉन वाई स्क्वायर डी एस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और आप अगर हम एक जनरल चीज आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको पता है फॉर पैराबोलिक आर्च, इसको याद ही कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यूज करने में ध्यान आएगा। वाई स्क्वायर डी एस जो होता है हमारा वो क्या होता है, 8/15 एच स्क्वायर एल होता है हमारा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एच इज इक्वल टू एम नॉट वाई डी एस अपॉन ई आई अपॉन वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई माइनस ई आई डेल्टा 8/15 एच स्क्वायर एल, क्या हमारा
एच स्क्वायर एल आ गया हमारा, ठीक है ना, ई वाई स्क्वायर डी एस। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हम क्या देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है हमारा, रिड्यूस्ड हो जा रहा है। ट्रांसलेशन में भी वही चीज अगर हम क्या बोल रहे हैं, वही चीज अगर हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमारा सिमिलरली, अगर हम बोलते हैं सिमिलरली, सिमिलरली हमारा क्या होगा, सिमिलरली अगर हम बोलते हैं कि इफ द सपोर्ट्स इज इलास्टिक and it yields by del v due to unit horizontal force at support level, then डेल्टा ड्यू टू एच क्या हो जाएगा हमारा, सेम कहानी, 1 के लिए डेल वी है, कैपिटल एच के लिए डेल वी इंटू एच। तो हम वही जो हमारा मेथडोलॉजी है, एच वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई, ठीक है ना, ये वर्टिकल होगा, ध्यान रखिए वर्टिकल है हमारा, ठीक है ना, डेल वी लिख देते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, सेम कहानी, एम नॉट वाई डी एस अपॉन ई आई। मान लीजिए ये लोडिंग के कारण हो रहा है और ये इल्डिंग का, ये क्या हो रहा है हमारा, सपोर्ट इल्डिंग के कारण हो रहा है हमारा, ठीक है ना, डेल वी इंटू एच। तो हमारा एच जो आया हमारा वो क्या आ गया, एम नॉट वाई डी एस अपॉन ई आई अपॉन वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई प्लस डेल वी प्लस डेल वी आ रहा है हमारा। हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये वैल्यू क्या होगा हमारा, घटेगा, क्या होगा हमारा, घटेगा। इसलिए इसका आंसर यहाँ भी क्या आएगा, डिक्रीज। तो ट्रांसलेशन हो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट घटता है। ये आपका हो गया मेथड, आपका इसके अनुसार जो आपका अकॉर्डिंग टू द आपका क्या हो गया, थ्योरेटिकल अप्रोच हो गया हमारा। और आपका ये जो अप्रोच हमने बताया है, ये जो अप्रोच बताया है हमने, ये कैसा हमारा फर्स्ट अप्रोच, ये लॉजिकल या एनालिटिकल अप्रोच है, ठीक है ना। तो मैं आपको प्रूफ किया हूँ, बहुत सा बुक में गलत दिया रहता है कि रिमेन्स अनचेंज्ड या, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये डिक्रीज करेगा हर समय, दोनों के केस में डिक्रीज करेगा, और ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू अ ट्रेन ऑफ व्हील लोड्स ऑन ए सिंपली सपोर्टेड गर्डर, वो हर समय कहाँ होता है, ऑलवेज अकर्स अंडर अ व्हील लोड, ऑलवेज अकर्स अंडर अ व्हील लोड, ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू अ ट्रेन ऑफ व्हील लोड्स हर समय व्हील लोड में होता है, ऑलवेज अकर्स अंडर अ व्हील लोड, इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड हमारा क्या बोलता है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो आपको पता है कि हमारा जो पढ़ते हैं हम लोग, सी वी डी स्क्वायर यू अपॉन डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी पढ़ते हैं, जिसमें सी वी का वैल्यू क्या होता है, के अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू एम बी होता है, इज इक्वल टू के अपॉन गामा डब्ल्यू हमारा एम वी जो होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी नॉट अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश लिखते हैं। के का वैल्यू क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकेंड होता है हमारा, गामा डब्ल्यू जो होता है हमारा न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है हमारा, न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन हमारा क्या हो गया, अच्छा न्यूटन को न्यूटन में रहने दो, पर मीटर क्यूब हमारा पर मीटर क्यूब हो गया हमारा। और अब आपका डेल्टा, ये तो हमारा डायमेंशनलेस हो जाएगा, अब आपका ये ऊपर जाएगा, डेल्टा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा, स्ट्रेस न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, मीटर मीटर मीटर, तो ये क्या आ गया, से मीटर क्या आ गया हमारा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ गया हमारा। वही अगर यूनिट सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ यूनिट ऑफ कंसोलिडेशंस निकालते हैं। नेक्स्ट बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज ऑफ ए सॉइल सैंपल। ध्यान रखिएगा, डेंसिटी ध्यान रखिएगा। देखो सबसे पहले वेट तो अभी आपका क्या होगा हमारा, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा होता है सैचुरेटेड का,
सबसे ज़्यादा होता है सैचुरेटेड का, फिर होता है हमारा गामा वेट का। क्यों? क्योंकि गामा सैट आप लिखते हैं GS प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई गामा W, और गामा वेट जो लिखिएगा पार्सली सैचुरेटेड सॉइल GS प्लस ई S 1 प्लस ई गामा W। अब देखो ध्यान से इस बात का, गामा सैट ग्रेटर देन गामा डब्ल्यू वेट तभी रहेगा जब ई हमारा लेस देन सॉरी ई, हाँ ई हमारा क्या होगा, हमारा ई हमारा लेस देन क्या रहे 1 रहे, क्या रहे 1 रहे। मान लीजिए यहाँ 0.8 ऐड हो रहा है, और आप इस बात का ध्यान रखिएगा ई का कोई अपर लिमिट नहीं होता है, ई का कोई अपर लिमिट नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए ध्यान से, आपका कंफ्यूजन हमारा बच्चों को इसी में होता है, गामा सेट और गामा वेट, या गामा सेट या गामा वेट, इसी में कंफ्यूज होगा। क्योंकि आपका सबमर्ज तो लास्ट में होता है, पता है हमें कि गामा सबमर्ज जो होता है हमारा वो G-1 अपॉन गामा W अपॉन 1 प्लस ई होता है। गामा ड्राई हमारा क्या होता है GS गामा W अपॉन 1 प्लस ई। तो हमें पता चल गया कि गामा ड्राई जो है हमारा वो गामा सबमर्ज से क्या हमारा ज़्यादा है, गामा ड्राई हमारा गामा सबमर्ज से क्या हमारा ज़्यादा है। तो भैया ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये है। लेकिन अभी हम बता रहे हैं सैचुरेटेड वेट में क्या अंतर है। ई का आपका नो अपर लिमिट, ई का कोई भी अपर लिमिट नहीं होता है, ई का अपर लिमिट नहीं होता है। लेकिन आपका एस हमारा लेस देन 100% होता है। एस क्या होता है हमारा लेस देन 100% होता है, मतलब एस हमारा लेस देन क्या होगा 1। तो इसका मतलब कि ई इंटू एस जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो जो ई का वैल्यू है उसको और छोटा कर देगा, ई का जो वैल्यू उसको और छोटा कर देगा। इसलिए गामा वेट हमारा गामा सैट से में कम होगा। इसलिए आंसर क्या आएगा सी। आंसर क्या आएगा इसका, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा सी। 5 है हमारा, फॉर सैम्पलिंग नेचुरल सैंड्स एंड अदर सॉफ्ट एंड वेट सॉइल सेटिस्फैक्टरी मोस्ट सुटेबल सॉइल सैम्पलर हमारा, ये हमारा क्या होता है स्टेशनरी पिस्टन सैम्पलर होता है हमारा। स्टेशनरी पिस्टन सैम्पलर हमारा नेचुरल सैंड्स के लिए भी यूज करते हैं और वेट सॉइल्स के लिए भी यूज करते हैं। आपका ध्यान रखिएगा इस बात का। जो आपका रोटरी सैम्पलर होता है हमारा, ये एक तरह से डबल वाल्ड रहता है। क्या रहता है हमारा, ये डबल वाल्ड हमारा रहता है, और ट्यूब सैम्पलर रहता है हमारा डबल वाल्ड। क्लियर है ना। और इसमें क्या होता है, एक इनर रिमूवेबल लाइंस रहता है हमारा। क्या होता है हमारा, इसको ऐसा लिखो, विथ एन इनर रिमूवेबल लाइंस, इनर रिमूवेबल लाइंस। और मेनली रोटेटरी सैंपल हम लोग कहाँ यूज करेंगे, हार्ड रॉक्स के लिए। कहाँ यूज करेंगे, हार्ड रॉक्स और हार्ड कोहेसिव सॉइल्स के लिए। हार्ड कोहेसिव सॉइल एंड रॉक्स, हार्ड कोहेसिव सॉइल एंड रॉक्स। सो अब आता है हमारा स्टैंडर्ड स्प्लिट स्प्लून सैम्पलर। ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड। अच्छा पहले हम ओपन ड्राइव थिन वाल्ड भी है हमारा, ये आपका जो है ध्यान रखिएगा, ओपन ड्राइव थिन वाल्ड हमारा, ये IS कोड 2132 1972 हमारा बोलता है। और ये क्या बोलता है कि फॉर अनडिस्टर्ब्ड सॉइल्स, मेनली किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल्स के लिए यूज करते हैं, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल्स के लिए यूज करते हैं। क्लियर है ना। और आपका ठीक है ना, कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर all types of soil possessing cohesion, all types of soil possessing cohesion, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना। अब आता है हमारा स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैम्पलर। क्या हमारा स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैम्पलर हमारा, ठीक है ना। तो आपका स्टेशनरी पिस्टन सैम्पलर, तो बेस्ट आंसर हमारा, आंसर क्या हमारा स्टेशनरी पिस्टन सैम्पलर है हमारा। क्लियर है ना। चलिए, ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज, ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग सीपेज थ्रू द अर्थ डैम, अर्थ मास जो सीपेज होगा हमारा वो हर समय इक्विपोटेंशियल लाइन से क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा। क्योंकि सीपेज हमारा अपवर्ड भी हो सकता है और सीपेज हमारा डाउनवर्ड भी हो सकता है।
स्ट्रीम लाइंस के अलोंग होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, और इक्विपोटेंशियल लाइन से परपेंडिकुलर होगा। इसलिए आंसर क्या आ गया हमारा इसका, सी आ गया। अब आते हैं हम लोग 7 क्वेश्चंस पे। 7 क्या बोलता है, 7 बोलता है हमारा इन सैचुरेटेड क्ले अंडरगोइंग कंसोलिडेशन विद सिंगल, अच्छा 7 ये है, अ सैंपल ऑफ क्ले एंड सैंपल ऑफ सैंड। देखो सैंपल ऑफ क्ले है और सैंपल ऑफ सैंड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाइड रेशियो सेम है, लेकिन बोल रहा है फिर भी अगर परमेबिलिटी डिफर करेगा तो ऐसा क्यों करेगा। बेसिक क्वेश्चन इसका आप लोग जानते होंगे, कारमान कॉजनी इक्वेशन, कारमान कॉजनी इक्वेशन। ये सीधे हमारा क्या है, के सी ई क्यू अपॉन 1 प्लस ई, सी शेप फैक्टर हमारा विस्कोसिटी इंटू D10 स्क्वायर। तो आपका मेन क्या हमारा यहाँ क्या हो रहा है, हमारा यहाँ साइज रेंज ऑफ वाइड्स के कारण क्या हो रहा है, हमारा डिफर कर रहा है, क्योंकि आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है, गामा डब्ल्यू सेम है, वाइड रेशियो सेम है, लेकिन वाइड रेशियो सेम है दोस्त, शेप फैक्टर्स है ना, शेप फैक्टर, यहाँ शेप फैक्टर तो है हमारा, तो आपका वाइड रेशियो सेम है, बट वाइड का साइज जो रेंज है हमारा वो डिफर कर रहा है हमारा। सो इट्स आंसर इज आपका के सी क्यू ड्यू टू कार्बन कॉजनी इक्वेशन, और सी क्या है बताता है, शेप फैक्टर बताता है हमारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा, इन ए सैचुरेटेड क्ले अंडरगोइंग कंसोलिडेशन विद सिंगल ड्रेनेज एट इट्स टॉप, द पोर वाटर प्रेशर वुड बी मैक्सिमम एट इट्स। अब ध्यान रखिएगा, जैसा आप जानते हैं कि अगर ये सैंड है ऊपर परमिएबल या आपका पोरस है, और नीचे भी सैंड है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो आपका आ गया, ये बीच में एक्विक्लूड या मान लीजिए क्ले है, तो ये क्या हो गया, डबल ड्रेनेज। क्या हो गया हमारा, ये हो गया डबल ड्रेनेज का केस हो गया। और आपका यहाँ जो आइसोक्रोन्स बनता है हमारा, वो कैसा बनता है हमारा, ये ऐसा बनता है हमारा, T इज इक्वल टू 0। अब आपका क्या होगा हमारा, T1 पे ये हो गया, T2 पे क्या हो गया हमारा, ये हो गया, और ये क्या बोलेगा, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब टेंस टू इन्फिनिटी। और आपका ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इनिशियल जो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली डिसिपेट होगा। अगर वही हम बात करते हैं सिंगल ड्रेनेज, जो यहाँ क्वेश्चंस में केस दिया हुआ है, सिंगल ड्रेनेज एट इट्स टॉप बोल रहा है, मतलब आपका ऊपर क्या हमारा सैंड है, और आपका नीचे क्या हमारा इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है, और आपका ये क्ले है, और आपका ये डी है। तो यहाँ क्या होगा, इसका हाफ कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए आप लोग, इसका हाफ कर दीजिए। तो आपका ये जो है हमारा T1 है, ये आपका T2 है, और ये आपका क्या है, T टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आपका ये सेम UI, और ये T इज इक्वल टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपका जो पोर वाटर प्रेशर है वो मैक्सिमम कहाँ है, हर समय बॉटम पे है। कहाँ है हमारा, बॉटम पे। टॉप एंड बॉटम कहाँ रहेगा हर समय, ये रहेगा हमारा डबल लेयर में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है। अ सैचुरेटेड क्ले स्ट्रैटम ऑफ थिकनेस 10 मीटर बाउंडेड ऑन टॉप एंड बॉटम बाय मीडियम कोर्स सैंड लेयर्स। क्या हमारा यहाँ मीडियम कोर्स सैंड लेयर्स है हमारा। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस दिया हुआ है, स्ट्रैटम बोल रहा है हमारा कि लोडिंग, दे आर सब्जेक्टेड टू द लोडिंग, और बोल रहा है 50% ऑफ इट्स कंसोलिडेशन जा रहा है, कितने दिन में जा रहा है। सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, TV इज इक्वल टू CVT अपॉन D स्क्वायर। अब मुझे क्या, देखो क्या डाटा दिया हुआ है इस पर कभी फोकस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जामिनेशंस में क्या डाटा दिया हुआ है आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि आपको फाइंड आउट करना है क्या, और उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या आपको डाटा चाहिए, इस पे वर्कआउट करेंगे हम लोग। क्लियर है, चलिए आइए। अब देखिए मुझे अब मुझे टीवी क्या अननोन है, लेकिन टीवी अननोन है तो टीवी इज इक्वल टू, मुझे पता है कि टीवी अगर 60% से कम होता है तो टीवी इज इक्वल टू π/4 U स्क्वायर करते हैं। अगर टीवी हमारा 60% से ज़्यादा होता है तो टीवी इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस U% है, यहाँ टीवी दिया हुआ है हमारा।
CV भी दिया हुआ है हमारा, TV भी निकल गया क्योंकि U हमारा दिया हुआ है 50%, ये क्या हमारा U है। आपको निकालना है क्या, टाइम, और आपका D जो होगा हमारा वो क्या है हमारा, मीडियम कोर्स, देखो टॉप पे भी है और बॉटम पे भी है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमारा कि ये कैसा हमारा, ये डबल ड्रेनेज है। इसका मतलब डबल ड्रेनेज के लिए हमने बताया है कि क्या होता है, D क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा हमारा, 5 मीटर आ जाएगा हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं, चलो पेज नहीं छोड़ा मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टीवी होगा आपका, जो टीवी होगा आपका, वो हम लिखेंगे π/4 इंटू यू, मतलब 0.5 स्क्वायर, CV 0.002 इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में लिखना है, तो -2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंटू T डिवाइड बाई D स्क्वायर। D स्क्वायर हमारा 5 मीटर है और आपका डेज में है तो आपको 24 इंटू 3600 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। इससे आंसर T क्या आ जाएगा आपका, 5 स्क्वायर हो जाएगा, T आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा आपका 284 डेज। कितना आ जाएगा, 284 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 284 डेज। ध्यान रखिएगा कभी कभी हम लोग टीवी अगर बोलता है कि डेसिमल में ले रहा है 0.6, तो उस केस में अगर डेसिमल बोलता है हमारा तो टीवी हमारा होता है यहाँ 1.781 है तो हम लिखेंगे -0.133 log 10 1 माइनस u माइनस 0.085 -0.133 log 10 1 माइनस u माइनस 0.085। क्लियर है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। देखिए एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पार्टिकल साइज नहीं बताता है, पार्टिकल साइज बताता है यूनिफॉर्मिटी, उस शेप पैरामीटर्स बताता है। पार्टिकल साइज क्या बताता है हमारा, शेप पैरामीटर्स बताता है, ग्रेजुएशन कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है हमारा, ठीक है ना, इसको तो लिखो नहीं, शेप पैरामीटर्स बताता है, ग्रेजुएशन कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। रफनेस ऑफ पार्टिकल हमारा ये नहीं बताता है कि इंटरनल एंगल ऑफ स्टैंडिंग सॉइल क्या होगा हमारा, ठीक है ना, रफनेस ये नहीं बताता है। रफनेस से पता चलेगा हमें, एंगुलरिटी नंबर पता चलेगा हमें रफनेस से, ठीक है ना। या हम ये बोल सकते हैं कि आपका, हम क्या बोलेंगे रफनेस से, क्या बताता है, सरफेस रफनेस बताता है हमारा एक तरह से सॉइल टेक्सचर बताता है। क्या बताता है हमारा, सॉइल टेक्सचर बताता है। क्या बताता है हमारा, सॉइल टेक्सचर बताता है हमारा। क्या होगा हमारा, डेंसिटी इंडेक्स होगा, और इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी बहुत जगह बोलते हैं, ठीक है ना। जो E मैक्स माइनस E नेचुरल अपॉन E मैक्स माइनस E मिनिमम होता है हमारा। ध्यान रखिएगा दो सॉइल है, अगर उसके दोनों सॉइल का वॉइड रेशियो सेम है, दोनों सॉइल का वॉइड रेशियो सेम है, तो वॉइड रेशियो उस दोनों सॉइल का सेम होने के बावजूद भी अगर डिग्री ऑफ डेंसनेस अगर वैरी करता है तो उसका इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज भी वैरी करेगा। लेकिन अगर डिग्री ऑफ डेंसनेस, अगर रिलेटिव डेंसिटी हमारा सेम है और वॉइड रेशियो वैरी भी कर रहा है, फिर भी उसका क्या होगा हमारा, उसका इंजीनियरिंग बिहेवियर मोर और लेस सेम रहेगा। सो बेसिकली डेंसिटी इंडेक्स क्या बताता है, ये बताता है कि indicates how it would behave under load, how it would behave under load. Got it? इस तरह हम लोगों ने आज कुछ क्वेश्चंस किए जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2019 एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। होपफुली आप एंजॉय किए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है, इसके बावजूद भी अगर कुछ क्वेश्चंस में डाउट आते हैं, कंफ्यूजन्स आते हैं, तो हमारा विजडम का एक डेडिकेटेड डाउट प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं और आप उसका सॉल्यूशंस विथ ऑडियो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पीडीएफ भी आपका लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
So hope I you have enjoyed a lot. Thank you.